हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहले मैंने आपको किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे दे रही हूँ, प्लीज़ एक बार जाके देखिएगा उस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं द टुडे सेशन, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास दो गैसेस हैं जिसकी हमारी बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है। पहली है ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक का हमने जितने भी लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ तो समझ ली है कि हमारे जो गैसेस हैं वो सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज होती हैं along the pressure gradient। ठीक है, फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। और हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ये भी पढ़ रखा है कि आपका हम जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर आपका थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा एंड एयर जो है वो हम इनहेल करेंगे। अगर वॉल्यूम इन डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा और हम जो एयर है वो एक्सेल करेंगे। इतना हमने अभी तक के लेक्चर में पढ़ लिया है। अब ये सारा जितना भी अपन ने इंट्रोडक्शन में जब जो भी सब कुछ पढ़ा रखा है वो हम अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अप्लाई करेंगे। सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको लर्न करना है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। सो अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसीज इन द ब्लड। ठीक है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सीजन जो है वो 97% ऑफ द ऑक्सीजन इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। द रिमेनिंग 3% जो है ऑक्सीजन वो हम डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, थ्रू द प्लाज्मा। ये हो गई किसकी बात? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है, ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। एक तो आपका 97% विद द हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ एंड रिमेनिंग 3% आपके कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? थ्रू दी प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की हेल्प से। नाउ अगर हम वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 to 25% ऑफ द CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? आरबीसीज के थ्रू। ठीक है, वेयर 70% जो है वो बाय कार्बोनेट फॉर्म के फॉर्म में ट्रांसफर होगी या ट्रांसपोर्ट होगी, दैट इज H2CO3। आयन की बात करें तो HCO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में बेसिकली आपका जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है एंड अबाउट 7% ऑफ द CO2 इज कैरी डिजॉल्व स्टेट टू द प्लाज्मा। तो हमारा CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सो पहला आपका अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो आपके 20 to 25% है थ्रू हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड। तीसरी चीज अगर अपन बात करें बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगी तो उसका परसेंटेज है आपका 70%। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी एंड लीस्ट दैट इज 7%, ये आपकी ट्रांसपोर्ट होगी कैसे? डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा की हेल्प से। ठीक। ये जो वैल्यूज हैं आपको लर्न करनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है and एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। फॉर द सेफर साइड आप ये जो पांचों वैल्यूज हैं लर्न कर लीजिए। ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के थ्रू जाएगी एंड बाकी की रिमेनिंग 3% प्लाज्मा के थ्रू जाएगी। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 to 25% हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जाएगी। सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाएगी, दैट इज 70%। एंड 7% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जाएगी। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब अपन आगे चलते हैं जहां हमें बात करनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम एक डिसोसिएशन कर्व भी देखेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये आरबीसी है।
ठीक है? ये आरबीसी है, ये आपका हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन को पकड़ के ले जा रहा है। तो ये कैसा कलर का है? हमें पता है, हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें आयरन प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? सो इट इज़ अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेज़ेंट इन द आरबीसी। Oxygen can bind with the hemoglobin in a reversible manner. irreversible manner में नहीं, reversible manner में, क्योंकि हमें पता है लंग्स में जो एल्वुलाई होते हैं ना, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है? और यही जो हीमोग्लोबिन है जब वो टिश्यू के पास जाएगा तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा टिश्यू में। ठीक है? तो ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करते हैं। क्या बनाएँगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फ़ॉर्म करेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फ़ॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो बॉन्ड बाउंड देख रहे हो या फिर ये जो बॉन्ड देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका पूरे फ़ॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है? सो ये आपका क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फ़ॉर्मेशन करेगा। Each hemoglobin molecule can carry a maximum 4 molecule of O2। जैसे यहाँ पर तो ये एक ही हीमोग्लोबिन है, तो ये एक ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। बेसिकली इसके हम 4 हाथ बना देते हैं। सो एक ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है? एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है? एंड एक ऑक्सीजन ये रहा। सो ये जो हीमोग्लोबिन है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। मॉलिक्यूल O2 को कैरी कर सकता है, एटम की बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ मॉलिक्यूल वर्ड पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है करेक्ट द स्टेटमेंट के फॉर्म में कि इसमें से करेक्ट द स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें एक तो जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ईच हीमोग्लोबिन molecule can carry maximum 4 molecule of oxygen, and last of course each hemoglobin molecule can carry maximum 5 molecule of oxygen। so सही आंसर क्या होगा? molecule of oxygen, atom नहीं होगा, ये याद रखना। O2 is a molecule, not an atom। Binding of a oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of a oxygen। Of course, हमने अभी तक ये पूरा पढ़ा है कि जितना भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनहेल एक्सहेलेशन, ये सब के सब प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है? सो यहाँ पर भी अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना है तो यहाँ पर भी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट प्ले होता है। ठीक है? सेम गोज विथ योर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अपन आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? किसमें? आपके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए। So partial pressure of the carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with the binding। ठीक है? So ये एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका ये जो बॉन्ड है वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा ये डिपेंड करता है। अभी अपन आगे वाली स्लाइड में इसको समझेंगे। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, a sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of the hemoglobin is O2 with O2 is plotted against the PO2। This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of the factors like PCO2, hydrogen ion concentration, binding of O2 and hemoglobin। सो हमने एक चीज पढ़ी थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसका मतलब क्या है? टोटल गैस में से ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है वॉल्स पर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब एक आता है P50 वैल्यू। ठीक है? एक आती है P50 वैल्यू। तो ये जो P50 वैल्यू है, ये वाली जो P50 वैल्यू है यहाँ पर, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज P50 वैल्यू। तो ये बेसिकली P50 वैल्यू ये है कि
हीमोग्लोबिन इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन ने अपनी 50% जो है उसने ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, किसको? हीमोग्लोबिन को। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, तो यहाँ पर P50 वैल्यू पर उसने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर लिए हैं। इसे आप ऐसे समझिए, ईज़ी रहेगा। ठीक। सो ये हो गई आपकी क्या? P50 वैल्यू। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, क्योंकि ये आपका बताएगा कि किस तरीके से आपके PCO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इफेक्ट डालते हैं इसकी शिफ्ट पर, राइट शिफ्ट पर और लेफ्ट शिफ्ट पर। ठीक है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर से किस तरीके से अफेक्ट होता है। सो अगर अपन बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो आई होप ये वाला कलर दिखेगा। सो अगर मैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना चाहती हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसको बाइंड करना चाहती हूँ, तो मुझे चाहिए कि वहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, क्योंकि जो मैंने आपको इनिशियल स्लाइड पढ़ाई थी या इससे पहले वाली जो स्लाइड्स पढ़ाई थी, पहले वाले वीडियो में जो स्लाइड पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा होती है, एंड हेंस इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, एंड देयरफॉर उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू O2। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि ऑक्स जहां पर हमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करवानी है, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रहे और ऑक्सीजन ज्यादा रहे। ठीक है। सो PO2 उस जगह पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो PCO2 है वो डिक्रीज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काम करेगा। ठीक। तीसरी चीज, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर शुड बी लोअर। ठीक है। एंड चौथी चीज, दैट इज आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो भी कम होनी चाहिए। अब अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब पीएच की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आपका सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। तो ये आपने केमिस्ट्री में नॉर्मल केमिस्ट्री है, बिल्कुल लोअर लेवल की केमिस्ट्री, कि हाइड्रोजन आयन कम होगा, पीएच लेवल ज्यादा होगा, दैट इज बेसिक। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, पीएच लेवल कम होगा, दैट इज द एसिडिक। ठीक है। सो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने के लिए हमें बेसिक मीडियम चाहिए, पीएच लेवल बड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोजन आयन कम होने चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाउंड करने में हेल्प करते हैं। अब अगर हमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बाउंड है, जो बॉन्ड है, उसको तोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे? इसके जस्ट अपोजिट चीजें करेंगे। ठीक है। अगर हमें इसे ब्रेक करना होगा तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे इसको जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा हो। तीसरी चीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा हो। चौथी चीज, आपका टेम्परेचर जो है वो भी आपका ज्यादा हो। अब अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा पीएच कम होगा, एंड देयरफॉर आपका मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। सो अगर हमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम होना चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी होनी चाहिए, एंड हीमोग्लोबिन जो सॉरी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सो इस पूरे पैरा में यही लिखा है, अगर अपन देखें। So in the alveoli where there is a high partial pressure of the oxygen, low PCO2, lesser hydrogen ion concentration and lower temperature, जो अपन एक टेबल एनसीईआरटी में पढ़ी है उसमें एल्विलाई में कितनी PO2 थी, 104 mm ऑफ Hg PO2 थी, ठीक है, mm ऑफ Hg PO2 थी, ठीक। एंड आपका PCO2 जो थी वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 45 थी, 45 mm ऑफ Hg थी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, एल्विलाई में हमें क्या करना है, एल्विलाई में हमारे लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, तो हमें चाहिए कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड हो वहां पे, ठीक है, बॉन्ड बने वहां पर। तो हम क्या चाहते हैं, ये सारी कंडीशन चाहेंगे कि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो, टेम्परेचर कम हो, हाइड्रोजन आयन कम हो, बेसिक मीडियम हो, पीएच कम हो, पीएच ज्यादा हो, ठीक है। सो ये सारी कंडीशंस आपको एल्वेलाई में देखने को मिलेंगी। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहीं पे अगर मैं टिश्यूज की बात करूं, तो ये जो टिश्यूज में आपको ये वाला देखना को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि अब हम ऑक्सीजन को रिलीज करें टिश्यूज में, ताकि ये ऑक्सीजन जो है वो हमारा जो ग्लूकोज है उसको बर्न करने में हेल्प करे और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करे, ठीक है। सो अब हमें चाहिए कि टिश्यूज में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो टूटे, एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो। तो हम क्या करेंगे कि टिश्यू में ये सारी कंडीशंस डालेंगे, क्या, PO2 कम होती है वहां पे, PCO2 ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, देयरफॉर पीएच कम होगा एंड एसिडिक होगा, एंड टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है। where low PO2, high PCO2, higher H ion concentration and higher temperature exist, the conditions are favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था। This clearly indicates that oxygen get bound to hemoglobin in lung surface and get dissociate at the tissue every 100 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस कर्व को समझते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, आपका ये एक नॉर्मल कर्व है, ये जो रेड वाला कर्व है एक ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, राइट शिफ्ट कब होगा, सो राइट शिफ्ट होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे, एंड 2,3 DPG इंक्रीज होगा। तो ये सारी कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, टिश्यू में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2,3 DPG एंड डिक्रीज हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड PO2, ये सारी कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, लंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। बेसिकली तो इस पूरे उसमें कर्व में आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आया था तो उसमें ये पूछा गया था, व्हाट इज द shape of the curve of oxygen dissociation curve, so it is a sigmoid shape और S shaped, ठीक है, इसको S shaped भी बोलते हैं या फिर sigmoid curve भी बोलते हैं। अब हमें समझना है कि बोर इफेक्ट क्या है एंड हाल्डेन इफेक्ट क्या है। तो अगर मैं अब बोर्स इफेक्ट की बात करती हूँ, तो बोर्स इफेक्ट बेसिकली आपका क्या है कि यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है वो आपके जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उस पे देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं बोर्स इफेक्ट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बोर्स इफेक्ट। ये बेसिकली आपको पेरिफेरल टिश्यू में देखने को मिलेगा, एंड इसमें क्या देखने को मिलता है कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगा, एंड ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एंड
जैसे ही ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी हीमोग्लोबिन से, उसी पर्टिकुलर टाइम पे हमको बोर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। सो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है, तो सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज में क्या होता है, हायर होता है। टिश्यूज की बात चल रही है क्योंकि आपका बोर इफेक्ट जो है वो टिश्यूज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? टिश्यूज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कि जैसे ये हमारा टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा टिश्यू है एंड ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी बनेगी तो CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। तो हमारा CO2 जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड देयरफॉर इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जो ये CO2 है वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में जाएगा। कहाँ? टिश्यूज से ब्लड में जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही ये CO2 जो है, ये CO2 जो है वो ब्लड में जाएगा, वहां पर ये H2O के साथ क्या करेगा? बाउंड करेगा, फॉर्मेशन बने, फॉर्मूला बनाएगा क्या? HCO3 नेगेटिव बाय कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। एंड ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड है। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है। अब ये क्या हुआ यहाँ पे? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अब ये जो HCO3 जो है ये रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में आएगा। ठीक है। सो ये बेसिकली कहाँ पर चल रहा है? ये आरबीसी के अंदर चल रहा है। कहाँ? आरबीसी के अंदर चल रहा है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये क्या करेगा? ये प्लाज्मा के अंदर आएगा। ठीक है। कहाँ पर? ब्लड में आएगा। ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि जैसे ही ये बाहर आएगा इस आरबीसी के अंदर, क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस की कमी आएगी, जिसकी वजह से जो Cl नेगेटिव आयन है वो अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। कहाँ? आरबीसी में। ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या फिर आपका हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा कि HCO3 नेगेटिव जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, दैट इज द कार्बोनिक एसिड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड देयरफॉर हमारा जो हमें एनवायरनमेंट चाहिए कि एसिडिक एनवायरनमेंट, टेम्परेचर ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज्यादा, वो हमें यहाँ मिल जाएगा। एंड ऑक्सीजन जो है वो अब हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड के सॉरी टिश्यूज के पास चला जाएगा। सो दिस इज योर बोर्स इफेक्ट। सिंपल सा है, आपको बस इतना याद रखना है, यही एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होके ब्लड से टिश्यू में आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखो, हाल्डेन इफेक्ट जो है ये बेसिकली आपको लंग्स और कैपिलरीज के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज से यहाँ पर भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा, बट यहाँ पे कैसा होगा कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है। क्या? आपका CO2, क्या? CO2 जाएगा यहाँ। ठीक। और बेसिकली और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर बाइंड करेगा। ठीक है। सो अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, सिर्फ उसी की बात करें तो वो लंग्स से कैपिलरी का ब्लड कैपिलरीज में आएगा एंड बेसिकली यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो, पीएच बढ़ा हुआ हो, इसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ठीक है। वही सारी चीजें होंगी। अब जो चीज अपन ने यहाँ पढ़ी थी कि यहाँ HCO3 नेगेटिव बन रहा है CO2 और H2O के हेल्प से, यहाँ पर बस इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या?
यहाँ पर ये होगा कि जो हमारा HCO3 नेगेटिव बना था, अब वो क्या होगा, वो टूटेगा, ठीक है? HCO3 नेगेटिव टूटेगा CO2 प्लस H2O में, ठीक है? और CO2 रिलीज कर देगा कहाँ पे? आपके एल्वेलाई में, ठीक। एंड इससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हुआ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ पर पीएच जो है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हुई। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से ही ज्यादा था, 104 mm ऑफ Hg, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है लंग्स में, ठीक है। सो बस आपको इतना ही याद रखना है कि हेल्डेन इफेक्ट में क्या होगा, हेल्डेन इफेक्ट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, और बोर्स इफेक्ट में क्या होगा, आपके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है। बस इतना ही चीज याद रखनी है इन दोनों में, बाकी इससे ज्यादा नहीं रखना है। और ये याद रखना है कि बोर्स इफेक्ट जो है वो टिश्यूज की साइड होगा, और जो हेल्डेन इफेक्ट है वो आपका लंग्स की साइड होगा। सो आई होप ये पूरा लेक्चर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।